FR2 में जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टैंडर्ड माना जाता है वो माना जाता है IS 38 इंटेंजिबल एसेट्स। इस बार अगर आपने रिसेंट जो अभी पास पेपर हुआ था, अगर वो आपने देखा हो, उसमें से उन्होंने हर एक सवाल में, स्पेशली कंसोलिडेशन आप पढ़ेंगे आगे जाकर, उस एक लेंथी सवाल में तकरीबन उसमें से 15 से 20 नंबर का सवाल आता है। उसमें से उन्होंने पूछा था सारा का सारा इंटेंजिबल एसेट्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास ये स्टैंडर्ड है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स पर जैसे आपने FR1 में पढ़ा था IS 16 PPE, तो PPE पर कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होता था? IS 16। आपने इन्वेंट्रीज पढ़ा था, इन्वेंट्रीज उस पर कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होता था? IAS 2। एक और एसेट भी था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जो आपने FR1 में पढ़ा हुआ था, उस पर कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होता है? IAS 40। यानी हर एक एसेट के लिए आपका अलग अलग स्टैंडर्ड लगता है। उसी तरह एक और एसेट भी आपके पास होता है इंटेंजिबल एसेट्स, उस पर जो स्टैंडर्ड अप्लाई होता है वो आपके पास होता है IAS 38। अब एसेट्स बहुत सारी टाइप्स के होते हैं। मैं टाइप्स में जाने से पहले एसेट्स होते क्या हैं ये तो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आगे जाकर हो सकता है कोई ऐसी चीज एग्जामिनर ने आपको दी हो कि जो आपने उससे पहले ना पढ़ी हो, तो अब वो आपसे बोले बताओ ये चीज क्या एसेट में फॉल करेगी या नहीं। एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए कि किस तरह से वो चीज एसेट में फॉल कर सकती है, और एसेट है या नहीं वो आइटम, उसके लिए आपको एसेट की डेफिनेशन आनी चाहिए। क्या होती है एसेट की डेफिनेशन? एसेट है क्या? इकोनॉमिक रिसोर्स। एक और डेफिनेशन में जो स्टैंडर्ड ने बोला है कि इस डेफिनेशन में एक और चीज भी आनी चाहिए, कंट्रोल्ड बाय एंड ड्यू टू अ पास्ट इवेंट। एसेट की डेफिनेशन में तीन चीजें बेसिक होती हैं। एन इकोनॉमिक रिसोर्स, पहली चीज एन इकोनॉमिक रिसोर्स, ये डेफिनेशन में पहली चीज है। दूसरी कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी, तीसरी ड्यू टू अ पास्ट इवेंट। आपने पास्ट में एक एसेट खरीदा, इवेंट किया, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने कहा सर मैं एक घर खरीदने जा रहा हूं, मैंने घर खरीद लिया। क्या पास्ट में आपने इवेंट किया ना, कॉन्ट्रैक्ट किया उस बंदे से, आप लीगली बाउंड हो गए हैं किस चीज के, कि आपके पास ये चीज आ जाएगी। जब आप घर लेने जाते हैं तो आप वकील के पास जाते हैं, स्टाम्प पेपर होता है, पूरा एक प्रोसीजर होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के दरमियान में। तो आपने पास्ट में परसों, एक महीना पहले, एक साल पहले आपने क्या किया था? इवेंट किया था, वो एसेट, वो आइटम खरीदा था। उस आइटम को पास्ट में खरीदने की वजह से आज प्रेजेंट में आपके पास क्या चीज आ गई है? इकोनॉमिक रिसोर्स। इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब बता सकते हैं आप? इकोनॉमिक रिसोर्स का आर राइट टू गेन फ्यूचर बेनिफिट्स। आप कहते हैं हर वो आइटम जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स देता है, फायदा देता है, वो आपके पास क्या चीज होती है? एसेट्स होती है। आपने पास्ट में इवेंट किया था, आपने पास्ट में एक आइटम खरीदा था, उस आइटम को खरीदने की वजह से आज आप किस चीज के राइट हकदार हुए कि आप क्या करेंगे? फ्यूचर में फायदा हासिल करेंगे। दो चीजें क्या हो गई हैं? डेफिनेशन में तीसरी चीज आ रही है कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी। कंट्रोल का मतलब होता है रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। कंट्रोल मीन्स रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। मतलब हो गया कि रिस्क, अगर ये एसेट खराब हो गया तो नुकसान किसका होगा? पराये का होगा, आपका होगा। अगर आपको इस एसेट से फायदा हुआ तो वो भी किसका होगा? वो भी आपका होगा। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आता है, इन दोनों को हम मिला के कहते हैं कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब है कोई और बंदा आकर इस एसेट को इस्तेमाल नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल आपका घर है, तो क्या आपके घर में आपके नेबर्स आपके धड़ल्ले से बैठ सकते हैं वहां पर कि सर ये चीज मेरी है? नहीं ना। क्या वो उसे रेंट पे दे सकते हैं आपकी इजाजत के बिना? ना उसे बेच सकते हैं, ना उसमें रह सकते हैं। यानी ये चीज आपके कंट्रोल में है। आप जब चाहे इसको रेंट पर दें, जब चाहे खुद इस्तेमाल करें, जब चाहे इसको बेच दें, कोई आपको कुछ भी नहीं करेगा। बेशक आग लगा दें, आप कहेंगे भाई मेरा घर था, मेरी मर्जी, चाहे मैं जो भी करूँ। तो
तो ऐसी चीज, ऐसे आइटम को आप क्या बोलते हैं, ये एसिड्स हैं। ये आपने आईटीए में पढ़ा होगा बिल्कुल, जब आप बेसिक्स पे जा रहे होते हैं एसिड्स की डिफिनेशन। तो ये एसिड्स की तीन डिफिनेशन स्टैंडर्ड ने बताई हुई है। अक्सर आपको टीचर्स कहते होंगे कि आपने ये डिफिनेशन एज इट इज याद रखनी है। अक्सर वो एमसीक्यू से पूछ लेता है। ये एसिड की स्टैंडर्ड ने डिफिनेशन बताई हुई है कि आपने एसिड को इस तरीके से ही बयान करना है। अब कोई चीज अगर एग्जाम में आपके सामने आ गई है और आपको पता नहीं चल रहा कि ये एसिड है या नहीं, फिर आप क्या करेंगे? इन तीन चीजों से, इन तीन जो एलिमेंट्स है इस डिफिनेशन के, इसको मैच करें। क्या कंट्रोल आपके पास है? आप कहेंगे हाँ जी है, फिर आपका एसिड है। आप कहेंगे क्या आपको ये चीज फ्यूचर में फायदा देगी, तो फिर आप क्या बोलेंगे ये चीज किस में फॉल करती है? एसिड में फॉल करती है। आगे जाके ऐसे बहुत सारे आइटम्स होंगे जो आपको शायद थोड़ी बहुत उसमें मुश्किल आ रही होगी कि ये चीज एसिड है, लाइबिलिटी है, ये किस में फॉल कर रही है। तो इसीलिए आपको एसिड की ये डिफिनेशन आनी चाहिए कि जो चीजें इन तीन चीजों को फुलफिल करती है इस डिफिनेशन की, वो चीज आपके पास किस में जाती है? एसिड्स में जाती है। कौन कौन से एसिड्स होते हैं जो आपने FR1 में पढ़े थे, वो बताएं। IAS16 पढ़ा था आपने। इस पर मोस्ट स्टैंडर्ड होता है, इसका नाम क्या है? DDE। जितनी भी प्लांट, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, लैंड, बिल्डिंग, ये सारे की सारी किसमें आती हैं? IAS16 में। और इसको हम बोलते थे टेंजिबल एसिड्स। क्या बोलते हैं? टेंजिबल एसिड्स। टेंजिबल ऐसी चीज जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। फिजिकल एग्जिस्टेंस मीन जिसे आप टच कर सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं। इसके लिए कोड वर्ड भी इस्तेमाल होता है, फिक्स्ड एसिड्स, टेंजिबल या फिक्स्ड एसिड्स। अच्छा, पहले आया था IAS16 देखिए 16। उसके बाद आया है IAS38। जब IAS16 आया तो लोगों ने कहा आपने टेंजिबल चीजों के लिए तो स्टैंडर्ड बना दिया IAS16 PPE, लेकिन आपने इनटेंजिबल के लिए कोई भी एसिड, कोई भी स्टैंडर्ड अभी तक नहीं बनाया। तो उसके बाद IAS16 के बाद लास्ट जो आपके पास आया था वो आया था IAS38। जो लास्ट स्टैंडर्ड था आपके पास वो था IAS41, जो आप अभी FR2 में पढ़ेंगे एग्रीकल्चर वाला। उससे पहले कौन सा स्टैंडर्ड आया था? IAS38। पहले IAS16 आया था। देखिए सीक्वेंस देखिए, IAS16 पहले था 16, उसके बाद वो आया IAS38। एक और एसिड जो आपने पढ़ा था FR1 में, एसिड थे, एसिड IAS40। आप इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी आपके पास किसमें आती है? क्या चीज है ये? एसिड्स। लैंड एंड बिल्डिंग पर अप्लाई होती है, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? एसिड्स है। मैं जितनी चीजें यहाँ पे लिखवाऊंगी वो सारी की सारी आपके पास फॉल करेगी एसिड्स में। और एसिड्स किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाते हैं? SOFB में जाते हैं। एसिड्स सारी की सारी कहाँ पर जाएंगे? SOFB में, जिसे बैलेंस शीट भी बोलते हैं। तीसरी आपने पढ़ी थी इन्वेंट्रीज, पढ़ा था। इसे क्या नाम देते हैं आप? IAS2 इन्वेंट्रीज। ये भी आपके पास क्या है? एसिड है, एसिड। और ये भी कहाँ पर जाएगा? SOFB में जाएगा। अब आगे आप पढ़ेंगे एसिड्स। एक और चीज जो पढ़ेंगे अभी, एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर IAS41 एग्रीकल्चर। ये भी आपके पास क्या है? एसिड्स होंगे। ये भी आपके पास कहाँ पर जाएंगे? SOFB में जाएंगे। फिर डेफर्ड टैक्सेशन, या IAS12 क्या है? डेफर्ड टैक्स एसिड। ये भी आपके पास एसिड। FR2 में आप बहुत सारी चीजें एसिड्स पढ़ेंगे, जिसमें से पहली चीज होगी IAS41, IAS12। उसके बाद 6 चीज IFRS 16 लीजेस। लीज का नाम तो आपने सुना होगा। डे टू डे लाइफ में सिर्फ थोड़ा बहुत नो हाउ आपको, ये चीज जो गाड़ियां आप फॉर एग्जांपल बैंक से लेते हैं वो किस पे आपने ली होती है? लीज पर ली होती है। तो गाड़ी लेना आपके पास
मेन टॉपिक्स हैं जो आपके FR2 में जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहला आएगा IS 30, उसके बाद आएगा IS 12 टैक्सेशन, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद आएगा लीजेस आएगा, उसके बाद आएगा आपके पास 7 गुडविल acquired in a business combination। गुडविल acquired in a business combination। गुडविल जानते हैं क्या होता है? गुडविल क्या होती है? गुडविल नाम सुना होगा आपने, कंपनी से गुडविल, इस कंपनी की गुडविल, रेपुटेशन, वो जो उसने अपना एक नाम बनाया हुआ होता है, रेपुटेशन ज्यादा। तो एक कंपनी का नाम बन गया, क्या फायदा देगा नाम बनना? देगा ना। अब एक कंपनी है जिसका नाम नहीं बना, तो क्या लोग उससे जाकर चीजें लेंगे? नहीं। लेकिन एक कंपनी है वो उसको ऑलरेडी बहुत ज्यादा नाम बना हुआ है, गुडविल उसकी अच्छी खासी है, तो क्या ये गुडविल की रेपुटेशन उसको फ्यूचर में फायदा देगी? देगी ना। तो अगर देखा जाए तो गुडविल आपके पास क्या है? एसेट है, एसेट। दूसरा आपने ये नहीं पूछा बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन कोई आइडिया है बिजनेस कॉम्बिनेशन का? मेरी कंपनी है ए का पेरेंट, क्या जरूरी है कि कंपनी की शेयर सिर्फ इंसान ही ले? अगर कंपनी शेयर्स अपने इशू करती है, होता है ना, शेयर्स क्या होते हैं, हर कंपनी लोगों को इनवाइट करती है कि सर आए हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें और हम उसके बदले आपको क्या चीज देंगे? शेयर्स देंगे। तो जरूरी नहीं है कि कब जो होती है वो लोगों को इनवाइट करे कि सर आप हमारी कंपनी की शेयर्स लें। हो सकता है कि वो बाकी कंपनीज को भी इनवाइट करे कि सर आए और हमारी कंपनी के आप शेयर्स लें। तो सिर्फ इंसान शेयर्स नहीं लेते हैं, बल्कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स ले सकती है। तो ये वाला बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या मतलब है कि एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस के शेयर्स एक्वायर, खरीद लिए। ये पेरेंट कंपनी होती है, हमेशा पेरेंट का मतलब है वो बंदा जो दूसरी कंपनी का शेयर्स ले रहा है, और जिस कंपनी के शेयर्स लेता है उसे बोलते हैं आप सब्सिडियरी। ये बी कंपनी। हमेशा आपके पास बिजनेस कॉम्बिनेशन में क्या होगा? एक पेरेंट कंपनी होगी और दूसरी कौन सी कंपनी होगी? सब्सिडियरी। पेरेंट सरबराह, पेरेंट का मतलब है वो बंदा जो इस सब्सिडियरी बी के शेयर्स को एक्वायर करे। ऐसा है क्या? दो बिजनेसेस हैं, है ना? कौन से? कंपनी ए एंड कंपनी बी। अब सोचे जरा आप, इस कंपनी ने, पेरेंट ने 80% शेयर्स ले सब्सिडियरी के, तो हम इसे कह सकते हैं कि एक ही कंपनी है, एक कंपनी हुई ना। कैसे? पेरेंट कहेगा जब मैंने 80 to 90% या 100 सारे के सारे शेयर्स ले लिए इस कंपनी के, तो इसका सरबराह कौन है? मैं हूँ, तो ये मेरी ही कंपनी है, यानी इसे कहते हैं बिजनेस कंबाइन हो गई, बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब आप एक बात बताएं, जब पेरेंट ए ने जब इस कंपनी की शेयर्स एक्वायर किए होंगे तो सब्सिडियरी बी ने पैसे लिए होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक कंपनी के शेयर्स लेते हैं तो उसके बदले पैसे भी अदा करते हैं। तो पेरेंट ने कहा कि सब्सिडियरी बी को बताओ तुम्हारी कंपनी के कितने एसेट्स हैं जो मैं लेना चाह रहा हूँ। तो सब्सिडियरी बी ने कहा सर मेरे जो एसेट्स हैं उनकी कीमत है 80 मिलियन। बिजनेस में होता क्या है, ज्यादा कीमत किस चीज की होती है? एसेट्स की होती है। तो जब पेरेंट ए ने पेरेंट बी को खरीद लिया, एक्वायर कर लिया, इसका मतलब है पेरेंट ए ने पेरेंट बी के नेट एसेट्स को एक्वायर कर लिया। लेकिन अब सब्सिडियरी ने क्या बोला, मेरे नेट एसेट्स की क्या कीमत इस टाइम चल रही है मार्केट में? 80 मिलियन। लेकिन वो आपसे 80 मिलियन नहीं लेगा, बल्कि वो आपसे कहेगा कि हमें कैश देना, यानी हमें कैश रिसीव होना चाहिए 100 मिलियन। ये क्या बात हुई? 80 मिलियन के आपके एसेट्स हैं और आप इसके बदले कितने पैसे ले रहे हैं? 100 मिलियन। 20 एक्स्ट्रा क्यों लिया आपको? गुडविल। आपने किस चीज के लिए है उसे? गुडविल में। आप उस कंपनी को बोलेंगे, सब्सिडियरी बी बोलेगा पेरेंट को कि सर सिर्फ एसेट नहीं है, हमें 10, 12, 20 साल लगे हैं अपनी रेपुटेशन बनाने में, तो उसके पैसे हम आपसे नहीं लेंगे, हमने दे
रात मेहनत की है तो उसके पैसे भी हम किससे निकलवाएंगे, आपसे निकलवाएंगे। तो हमेशा याद रखिए गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है, ये आप डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा 15 दिन 20 दिन में ये चैप्टर है। लेकिन फिलहाल के लिए कि जब कोई कंपनी किसी कंपनी के शेयर्स लेना चाहती है तो सबसे पहले उसे क्या पूछेगी, अपनी कंपनी के नेट एसेट्स की वर्थ बताओ, 80 मिलियन फॉर एग्जांपल। लेकिन अब पेरेंट को कितने पैसे देने पड़ेंगे, 100 मिलियन। 20 मिलियन एक्स्ट्रा क्यों देने पड़ेंगे, गुडविल के लिए देने पड़ेंगे। क्या नाम बनाना इतना आसान होता है, कितने साल लगते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या आप उस मेहनत के पैसे दूसरे बंदे से वसूल नहीं करेंगे ना। तो गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन, यानी जो आप एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहे होते हैं वो आपके पास गुडविल की होती है अमाउंट। तो गुडविल रेपुटेशन कौन खरीद रहा है, पेरेंट। तो पेरेंट देगा हाँ जी ये एसेट है। अब ये रेपुटेशन कंपनी ए को फायदा देगी फ्यूचर में, देगी ना। अब ये कंपनी है, आपने कंपनी एक्वायर कर, समझे आपने आईफोन ले लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं, सोचने में क्या है। तो आपने उसकी गुडविल भी एक्वायर कर दी। तो गुडविल, अब आईफोन के जो एक नाम है गुडविल है, उसका आपको भी तो फायदा होगा ना फ्यूचर में। तो अब गुडविल फिर बाय नेचर आपके पास क्या होगी, एसेट। गुडविल हमेशा आपके पास क्या होती है, एसेट, रेपुटेशन। उसके बाद 8 इंटेंजिबल एसेट्स। और इंटेंजिबल एसेट्स के लिए आपके पास कौन सा वाला स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहा है, IAS 38। और ये भी कहाँ पर जाएंगे आपके पास, एसेट है, ये आपके पास कहाँ पर जाएंगे, SOFP। और ये भी आप पढ़ेंगे FR2 में पढ़ेंगे। हाँ ये आप नहीं पढ़ेंगे IAS 16 क्योंकि आपने FR1 में पढ़ लिया। IAS 40 आप नहीं पढ़ेंगे, आपने FR1 में पढ़ लिया। IAS 2 भी आप नहीं इतनी डिटेल में लिखते हैं, ये भी आप पढ़ लें। उसके बाद एक और चीज 9th, एसेट्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। अगेन एक लेंथी स्टैंडर्ड है ये, IFRS 15, IFRS 15। आपने कस्टमर को चीजें बेची, उसने आपको पैसे नहीं दिए, तो क्या हुआ, रिसीवर्स डेटर्स। तो ये उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर फिलहाल के लिए, अभी आपने पूरा स्टैंडर्ड पढ़ा नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए क्या होता है, जब आप किसी कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किस चीज से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मैं तुम्हें चीजें बेच रहा हूँ या बेचूंगा, तो उसके बदले आपको फ्यूचर में वो क्या देगा, पैसे देगा। अभी तक दिए नहीं है, फ्यूचर में देगा, यानी आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आपके पास ये भी एसेट हुआ। जब भी FR2 में आपके पास, जब आप किसी कस्टमर को चीजें बेचते हैं या किसी कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपके पास किस स्टैंडर्ड में फॉल करता है, IFRS 15। आपने ITA में सेल्स पढ़ी, आपने FR1 में भी सेल्स का थोड़ा बहुत पोर्शन देखा, बीच बीच में आ जाती थी एडजस्टमेंट्स। इसके पीछे सेल्स होती कैसे हैं, सेल्स बनती कैसे हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं डिटेल में। यानी सेल्स सिर्फ हम कह रहे होते हैं जी सेल्स हमने की, उसके पीछे इतने सारे स्टेप्स होते हैं, इतनी ज्यादा लॉजिक्स होती हैं, वो आप किस में पढ़ेंगे, IFRS 15 में पढ़ेंगे। ये जो मैंने आपको टिक करवाए हुए हैं, IAS 41 के अलावा IAS 12, IFRS 16, गुडविल, इंटेंजिबल, IFRS 15, ये आपके पास ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो वो लॉन्ग क्वेश्चंस में टेस्ट करता है, जिसमें से अराउंड 12 to 15 मार्क्स के पास नंबर आ सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम टाइम ज़्यादा इस पर लगाएंगे, जो बाकी स्टैंडर्ड्स होंगे वो आपके पास आएगा 8 to 10 मार्क्स में। इसको एक बार देख लें, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट सेंड किया है उसमें ये सब चीज़ें पहले ही पैराग्राफ में लिखी हुई है आपके पास। जरा पहले पैराग्राफ में देखिए, उसने बताया है कि IAS 38 इंटेंजिबल के अलावा कौन कौन से वाले एसेट्स होते हैं आपके FR2 में।
यहाँ पर ये पैराग्राफ जो पहला पैराग्राफ है इसमें ये सारे के सारे आप पढ़ेंगे FR2 में। एक और चीज होती है फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स, मैंने एक कंपनी के शेयर्स लिए, क्या कंपनी के शेयर्स लेना मुझे फ्यूचर में फायदा देगा? कैसे देगा? हर साल एनुअली या सेमी एनुअली मुझे क्या मिलेगा? उस कंपनी से डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड यानी कैश मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, जिस फॉर्म में भी मिल रहा है आपको, तो क्या आपके पास फ्यूचर में फायदा ना हुआ? अब हर बंदा इन्वेस्टमेंट क्यों करता है? ताकि फ्यूचर में उसे क्या मिले? बेनिफिट मिले। तो जब भी आप किसी जगह पर इन्वेस्ट करते हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हर साल आपको क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। मैंने आपको कर्जा दिया, आपके लिए कर्जा लेना क्या हुआ? लायबिलिटी। मेरे लिए क्या हुआ? मैं आपको कर्जा दे रही हूँ, एसेट। क्यों? क्योंकि मेरा ये क्या है? रिसीवेबल, यानी क्या होगा? एसेट है। आप मुझे हर साल क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे, और बाद में 5-6 सालों के बाद आप मुझे क्या देंगे? उस लोन की रीपेमेंट करेंगे। तो मुझे फ्यूचर में फायदा ना हुआ। तो इसीलिए जब भी मैं किसी कंपनी के शेयर्स लेती हूँ या किसी को लोन देती हूँ तो वो आपके पास किस में फॉल करेगा? फाइनेंशियल एसेट्स में करेगा। मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ। अच्छा, इस फाइनेंशियल एसेट्स पर बहुत सारे 2-3 स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं, लेकिन फिलहाल अभी इंट्रोडक्शन हो रही है तो इतनी डिटेल में तो मैं जा भी नहीं सकती एक ही क्लास में, तो सिर्फ बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ये शेयर्स एक्वायर्ड इन अ कंपनी, शेयर्स एक्वायर्ड इन अ कंपनी और लोन गिवन टू समवन, या तो आपने किसी कंपनी के शेयर्स एक्वायर्ड किए हुए हैं या आपने किसी को लोन दिया। दो पार्टीज आ रही हैं। अगर आप सोचें, मेरी कंपनी है, मैं अपनी कंपनी के शेयर्स आपको दे रही, ये आपने पढ़ा था FR1 में, अगर आपको याद हो तो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, उसमें क्या होता था? मेरा शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम बनता था। मैं एक कंपनी, आप मेरे पास आए, आपने मेरी कंपनी के शेयर्स लिए, मैं शेयर्स दे रही हूँ, तो मेरे लिए किस में फॉल करेगा? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम में फॉल करेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप शेयर्स को एक्वायर कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या हुआ? एसेट्स। ऐसा है। मैं आपसे लोन ले रही हूँ, मेरे लिए क्या हो गया? लायबिलिटी होगी। आपके लिए क्या हुआ? एसेट हो गया। यानी हमने कुछ चीजें FR1 में पढ़ी है एक पार्टी के पर्सपेक्टिव से, दूसरी पार्टी के पर्सपेक्टिव से हम चीजें कहाँ पे पढ़ेंगे? FR2 में पढ़ेंगे। क्या हुआ वजह? फाइनेंशियल एसेट्स क्यों आ गए? फाइनेंशियल एसेट्स इसलिए आए क्योंकि स्टैंडर्ड ने कहा कि एक पार्टी के पर्सपेक्टिव से आपने बातें बयान कर दी। जैसे मैं शेयर कैपिटल लिख दिया, शेयर प्रीमियम लिख दिया, मैंने अपनी लायबिलिटी रिकॉर्ड कर ली। आप क्या करेंगे? आप तो फंसे रहेंगे, फिर आप अपनी क्या रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, फिर आपके तो फाइनेंशियल एसेट्स ठीक ही ना हुए, फिर आप क्या करेंगे? आपके लिए कोई स्टैंडर्ड ही नहीं बना हुआ। तो इसीलिए दूसरी पार्टी के लिए भी स्टैंडर्ड होता है। जो चीज मेरी है उस पर दूसरा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। जैसे मैं आपसे लोन ले रही तो मुझ पर लोन की काउंटिंग होगी, आप लोन दे रहे हैं तो आप पर एसेट की अकाउंट होगी। यानी दो बंदे डिफरेंट तरीके से डील कर। यहाँ कोई मसला है? ये सब डिटेल आप पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो मैंने आपको एग्रीकल्चर लिखवाया है इससे 1 to 10 मार्क्स का नंबर आता है, और ये जो आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स या इंस्ट्रूमेंट्स आप पढ़ेंगे इसमें से भी 8 से 10 नंबर का सवाल आता है, और बाकी जो मैंने आपको टिक लगवाए हुए हैं इनसे अप टू 15 मार्क्स तक सवाल आ सकते हैं या 18 मार्क्स तक भी आ सकते हैं। ये एक लेंथ या स्टैंडर्ड है। इसलिए पहले मैंने सोचा मैं आपको इंटेंजिबल एसेट्स करवाऊंगी, फिर बीच में 2 जरा छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स करवाऊंगी, फिर उसके बाद दोबारा से एक लेंथी स्टैंडर्ड, ताकि बहुत लेंथी भी ना हो बहुत कम भी ना हो, एक बैलेंस मिले। तकरीबन अराउंड 14 चैप्टर्स है आपके पास, तो 4 महीने हैं, 2 घंटे अक्टूबर से क्लासेस होंगी, क्योंकि FR2 जो होता है वो 1 घंटे में होता है जी। अक्टूबर पूरा करना, मूड होना कि जी बस मैंने पढ़ा लिया, और आप कहेंगे हाँ जी टीचर ने पढ़ा लिया, तो इसलिए मैं अक्टूबर से 2 घंटे रखूँगी, और 2 घंटे का मतलब हो गया 4 महीने यानी 8 महीने।
तो 2 महीने अक्टूबर नवंबर हम 6 स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे और बाकी जो होगा फिर दिसंबर हो जाएगा 2 स्टैंडर्ड सॉरी 6 स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा। लेकिन आप तैयार हैं कि नेक्स्ट मंथ से 2 घंटे आपकी क्लास हो। एसिड्स ना पढ़े डेफिनेशन जो लिखवानी है। एसिड्स acid a resource controlled by the company as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow। आपके पास intangible assets में जाने से पहले ये लिख रहे हैं आपके पास आप जैसे लिख देते हैं जो टीचर आपको करवा रहा होता है ना वो चीजें लिख देते हैं उस टाइम तो आपको समझ आ जाती हैं, फिर बाद में आप सोच रहे होते हैं कि पता नहीं कुछ हो रहा है, ये पता नहीं क्या हो। दूसरी चीज जब आपको टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो आपको बहुत सारी बातें सवाल बता रहा होता है, तो घर में जाके उनको एक बात जो है वो लिख देते हैं, जो एग्जाम्पल्स होती हैं, इनफैक्ट मजाक होता है उससे भी कोई ना कोई पॉइंट आपको याद आ जाता है। तो बहुत से जो टीचर्स होते हैं वो आपको सारी सारी चीज़ें नहीं लिखवा सकते, हर चीज़ वो बोलनी पड़ती है, तो वो जो बोलना होता है वो आपने घर में जाकर लिखना होता है ताकि आपको चीज़ें याद आती जाए। कॉस्ट क्या होती है? मैं इनटेंजिबल एसेट्स पढ़ रही हूँ। एसेट्स में मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि कॉस्ट क्या है। कॉस्ट ये आपने पढ़ा था IS 16 FR1 में पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ एन एसेट क्या होती है? कॉस्ट का मतलब है उस एसेट को खरीदने के लिए मैं जितने भी अपनी जेब से खर्चा कर रहा हूँ, क्या सिर्फ दुकानदार के पास जाकर या सप्लायर के पास जाकर चीज को खरीदना ये कॉस्ट होती है? कौन कौन सी कॉस्ट लगती है? नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटीज, ट्रांसपोर्टेशन हो गई आपने पढ़ी थी, फिर उसके बाद आपने लोडिंग पढ़ी थी, टेस्टिंग पढ़ी थी, इंस्टॉलेशन पढ़ी थी। ये सारी की सारी वो कॉस्ट है जो आप कहते हैं जो किस में ऐड होनी है? एसेट की कॉस्ट में ऐड होनी है। तो कॉस्ट का मतलब है जितना आपने कैश पे किया उस एसेट को एक्वायर करने के लिए, प्लस उसके अलावा जितना भी उसको इंस्टॉल करने का, जैसे आप सॉफ्टवेयर लेते हैं, सॉफ्टवेयर तो सिर्फ क्या उसे खरीदना काफी होता है, उसे इंस्टॉल भी तो करना होता है ना आपके पास सिस्टम में। तो इंस्टॉलेशन क्या, आप फॉर एग्जांपल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में किसी ने पहले आप कोई आइडिया नहीं, आपने इस्तेमाल ही नहीं किया, तो जब आप ऐसा सॉफ्टवेयर लेंगे तो क्या आप किसी को अपने को बुलाएंगे यार शुदार को आ जाओ करो? उसके लिए प्रोफेशनल बंदा आएगा, जब प्रोफेशनल बंदा आएगा तो वो इंस्टॉल करेगा और वो अल्लाह वास्ते करेगा नहीं, वो बोलेगा सर इंस्टॉलेशन के पैसे निकालें। क्या जरूरी है कोई एसेट जब मैं खरीद रही हूँ तो मैं उसके लिए कैश ही दूँ, उसके बदले में कोई और चीज भी दे सकती हूँ? अदर कंसिडरेशन, मैं अपना घर दे सकती हूँ, गाड़ी दे सकती हूँ, अपनी वॉच दे सकती हूँ, गोल्ड कोई भी चीज दे सकती हूँ। तो जरूरी नहीं है कि कोई भी आप इनटेंजिबल एसेट्स जब आप खरीद रहे हो तो उसके लिए आपको कैश देना पड़े, आप उसके बदले कोई भी कंसिडरेशन पे कर सकते हैं। मैंने वर्ड यूज किया कैश नहीं, कंसिडरेशन का। कंसिडरेशन में कैश भी आता है और बाकी चीजें भी आ जाती हैं। कंसिडरेशन पे, या आप ये वाला वर्ड आप आगे कंसोलिडेशन में भी बार बार सुनेंगे गुडविल में, कंसिडरेशन पे, कंसिडरेशन रिसीव। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई कपड़े खरीदने जाती हूँ तो क्या जरूरी है कि मैं कैश ही दूँ? नहीं ना। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं एक कंपनी का शेयर लेने के लिए उसको अपनी कंपनी के शेयर्स दे दूँ? हो सकता है ना। अब मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने एक कंपनी को एक्वायर करना है, हो सकता है कोई और बंदा एक्वायर कर रहे हैं, तो मैंने इस डर से कि मेरे पास अभी फिलहाल कैश नहीं है और कंपनी मैंने हर सूरत खरीदनी है, तो मैं उस कंपनी के पास जाके बोलूँगी सर मैं आपकी कंपनी के शेयर्स देती हूँ और उसके बदले मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर्स देती हूँ। तो ये भी तो एक शेयर्स देने की कंसिडरेशन ही है ना। बेशक डायरेक्टली कैश इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन है तो कैश ही ना, बिकेगा तो कैश मिलेगा। तो हर चीज खरीदने के लिए कैश जरूरी नहीं होता, आप कुछ भी पे कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं कोई इनटेंजिबल चीज खरीदने के लिए अपना पुराना इनटेंजिबल एसेट दूं और उसके बदले क्या ले लूं? नया इनटेंजिबल एसेट दे दूं। यानी आप कैश दे सकते हैं, अदर कंसिडरेशन दे सकते हैं, प्लस एक्सचेंज भी कर सकते हैं।
यानी अपना पुराना इंटेंजिबल एसेट दिया और उसके बदले नया इंटेंजिबल एसेट खरीद लिया। हो सकता है जो मैं नया इंटेंजिबल एसेट खरीद रही हूँ वो ज्यादा कीमत का हो, तो जो पुराने वाले के साथ मुझे साथ में क्या देना पड़ेगा, कुछ कैश भी देना पड़ेगा। ऐसा है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, एक ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों एसेट सेम वर्थ के हैं, तो मैंने पुराना इंटेंजिबल एसेट देकर उनसे क्या खरीद लिया, नया इंटेंजिबल एसेट। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक तो ये था ना पुराना एसेट दिया प्लस साथ में कुछ कैश दिया, दूसरा ये था कि मैंने उसी एसेट को देख के दूसरा एसेट नया इंटेंजिबल एसेट खरीद लिया। तीसरी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैंने अपना पुराना एसेट दिया और उल्टा उनसे एसेट लिया भी और साथ में कैश भी लिया, क्योंकि मैंने कहा सर जो मैं आपको एसेट दे रही हूँ ना ये किसी के पास भी नहीं है, तो उल्टा आपने मुझे पैसे दे दिए, यानी कैश पे प्लस ओल्ड एसेट। उसके बाद आप कहेंगे सिर्फ ओल्ड एसेट आपने दिया, और तीसरी पॉसिबिलिटी आपके पास क्या होगी कि आपने उल्टा कैश रिसीव किया और साथ में नया एसेट भी एक्वायर करिए किसके बदले, अपने पुराने एसेट के बदले। दूसरा आप ये कॉस्ट तो पढ़े, जो मैंने आपको डिफिनेशंस लिखवाई है इसमें 4th पॉइंट में लिखा हुआ है कॉस्ट। कॉस्ट इट इज द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट paid or the fair value of other consideration given to acquire an asset at the time of its acquisition or construction, or when applicable the amount attributed to that asset when initially recognized in accordance with the specific requirements of other IFRS। तो ये बात पे कॉस्ट मैंने आपको लिखवाई में थोड़ी सी अंग्रेजी घुमा फिरा के बयान कर दी है, ऐसे ही है। अच्छा एफर्ट में एक चीज़ का ख्याल रखिए, आपने रट्टा नहीं लगाना, रट्टा इन द सेंस कि आपने एज इट इज चीजें नहीं लिखनी होती हैं, आप उसे कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि एसेट का मतलब क्या है और उसके बाद कॉस्ट का मतलब क्या है, रट्टा नहीं लगाना। आपने सिर्फ एग्जामिनर को एक चीज बयान करनी है कि आपको चीज आती है, बेशक आपकी ग्रामर अंग्रेजी थोड़ी बहुत उतना हिली जुली भी हो तो खैर है, कोई बात नहीं चलता है। आपका मकसद सिर्फ एक होना चाहिए कि सामने वाले बंदे को आप समझाएं, चाहे वो आप उसे जिस टेस्ट में समझा रहे हैं बस उसे समझ आना चाहिए। कहीं पर भी एग्जामिनर ने ये नहीं लिखा हुआ कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो या फिर आपकी अंग्रेजी बहुत ही अच्छी आला हो तब जाके आपको हम पास करेंगे, ये कहीं पर भी नहीं होता। अक्सर आपने ऐसे बच्चे भी देखे होंगे जिनकी इंग्लिश तो बहुत स्ट्रांग होती है, उनकी राइटिंग भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन बेचारे फेल हो जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं देखी जाती हैं, जो आपकी सीए में देखी जाती है वो आपका कॉन्सेप्ट देखा जाता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा आता है। और स्पेशली अकाउंटिंग में आपने रट्टा नहीं लगाना डिफिनेशन का, सिर्फ समझना है कि इस डिफिनेशन का मतलब। उसके बाद आपके पास एक और चीज आती है फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू सुना होगा आपने एफआर में, फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू। क्या होती है फेयर वैल्यू? मेरे पास एक घर, मेरे पास एक कॉर्नर में घर है, अच्छी खासी पोश एरिया में, फॉर एग्जांपल कहने क्या ही जाता है, दिल्ली क्वेश्चन है ना। अब मेरे पास एक घर है, तो क्या मैं उस घर की कीमत खुद बता सकती हूँ क्या है एग्जैक्ट एक्चुअल जो होनी चाहिए? कोई अगर मुझसे पूछे कि सर आपकी इस टाइम इस घर की बर्थ क्या चल रही है, मार्केट में लोग कितना पैसे देने को तैयार है, तो क्या मैं खुद से अंदाजा लगा सकती हूँ? मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी के पास जाना पड़ेगा, स्टेट एजेंट्स के पास, क्योंकि उनको ज्यादा आइडिया होता है इन चीजों का, क्योंकि वो रोजाना ऐसे एरियाज में, ऐसे हाउसेस में डील कर रहे होते हैं। जब मैं उसके पास जाऊंगी तो उन्हें इस मार्केट का हर चीज का आइडिया होता है कि लोग कॉर्नर वाले घर का कितना देते हैं, फ्लाश स्ट्रीट वाले घर का कितना देते हैं, उस एरिया वाले घर का कितना देते हैं। तो मैंने कभी भी फेयर वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू खुद नहीं अज्यूम करती है, बल्कि मैं किसके पास जाऊंगी? ऐसे बंदे के पास जाऊंगी जो कि मार्केट, इस मार्केट में डील करता है, जिसे हर चीज के इस चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब मैं घर लेने के लिए किसी फर्नीचर वाले के पास जाके पूछूंगी कि सर ये मेरे घर की क्या कीमत है आपके ख्याल में, तो क्या वो बता सकता है? क्यों? वो तो फर्नीचर पे डील कर रहा है, वो आपसे कहेगा सर अगर आपके घर में का फर्नीचर है आप उसकी कीमत मुझसे लगवाएं, ये मेरा काम नहीं है। तो अगर आपने किसी चीज की मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू डिटरमिन करनी है, तो आप कहाँ पर जाएंगे? एक्टिव मार्केट, यानी उस मार्केट में जाएंगे जहां पर चीजें इस तरह की बिक रही होती हैं। अगर आपने मोबाइल फोन बेचना है, ऐसा है, तो क्या करेंगे? सिर्फ
ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर सिर्फ एक शॉप है, नहीं है, आप ऐसे प्लाजा में जाएंगे जहाँ पर शॉप्स बहुत सारी हैं मोबाइल फोन्स की। क्यों? वहाँ पर जितने लोग बैठे होते हैं वो किस पे डील कर रहे होते हैं? मोबाइल फोन पे डील कर रहे होते हैं। तो वहाँ के लोगों को ज्यादा आइडिया होता है। वजह, उनके पास हजारों लोग आ रहे होते हैं दिन में, हजारों लोग हजारों किस्म के मोबाइल फोन ला रहे होते हैं, आप उनको बेच रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं, आप उनसे खरीद रहे होते हैं। तो एक बंदा जो फ्रीक्वेंटली डील कर रहा है, सेल परचेज, उसे ज्यादा आइडिया होगा या जो सिर्फ एक ही बार साल में या 2 साल में जाकर एक बार चीजें बेचता है उसे ज्यादा आइडिया होगा? जो फ्रीक्वेंटली बेच रहा होता है उससे ज्यादा आइडिया होगा। तो इसीलिए अक्सर लोग कहते हैं ऐसी मार्केट में जाके पूछो जहां पर फ्रीक्वेंट डीलिंग हो रही होती है, क्योंकि वहां के लोगों को उस चीज का ज्यादा आइडिया होता है कि वो दिन में हजारों बार इस चीज को डील कर रहे हैं। क्लियर? तो फेयर वैल्यू का मतलब है मार्केट वैल्यू। स्टैंडर्ड ने डेफिनेशन बताई हुई है फेयर वैल्यू की, जरा एक बार बड़े सारे फेयर वैल्यू की डेफिनेशन, एक बार जरा फेयर वैल्यू को पढ़ें। इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट। आपने, जैसे मैंने घर की एग्जांपल दी, घर आपके लिए क्या है? एसेट है। आपने घर को बेचना है तो आप मार्केट में जाओगे और आप उस बंदे से कहोगे कि सर क्या कीमत लगा रहे हैं इस घर की? वो आपसे कहेगा कि सर 10 करोड़। तो अब 10 करोड़ का मतलब है अगर आपने आज इस एसेट को, इस घर को बेचा तो आपको कितने पैसे रिसीव होंगे? 10 करोड़। तो ये 10 करोड़ आपके घर की क्या होगी? फेयर वैल्यू। आपने अभी तक क्या सुना था हमेशा अपने टीचर से? आप क्या चीज बेचते हैं? एसेट बेचते हैं। कभी इसका लायबिलिटी भी बेची जाती है, अभी सुना? आप अपनी लायबिलिटी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने बैंक से लोन लिया था, मैं थक गई इंटरेस्ट दे के, जी एक ऑब्लिगेशन होती है ना, बोझ होता है एक कर्जा। मैंने मुतहर से कहा कि यार एक काम करो, ये पैसे पकड़ो, ये इंटरेस्ट के पैसे पकड़ो, 3 साल। मैंने 5 सालों के लिए कर्जा लिया था, 3 साल मैंने वो डील कर लिया, 2 सालों में थक गई, मैं बाहर जा रही हूँ या कुछ भी, तो मैंने मुतहर से कहा 2 सालों के इंटरेस्ट के पैसे पकड़ो और जो तुमने 5 साल के बाद जो बैंक को पैसे 5 लाख के देने हैं वो पकड़ो। और अब ये काम किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा ये काम? मेरा। अब बैंक को पैसे देना किसका काम होगा? मुतहर का काम होगा। तो क्या मैंने अपनी लायबिलिटी ट्रांसफर की? क्या ट्रांसफर मैंने अल्लाह वास्ते की? अब मैं मुतहर से को मेरा कर्जा दो लो, तो अब मुतहर करने को तैयार होगा। मुतहर कहेगा अगर आपने मुझे ट्रांसफर करना है तो इसके बदले मुझे क्या देना पड़ेगा? कैश। तो जब भी मैं लायबिलिटी ट्रांसफर करूंगी तो जितने पैसे फिर वो करूंगी, फिर वो उस लायबिलिटी की क्या बन जाएगी? फेयर वैल्यू। सिर्फ एसेट की फेयर वैल्यू नहीं होती है, बल्कि किस चीज की फेयर वैल्यू होती है? लायबिलिटी की भी फेयर वैल्यू होती है। यानी अगर मैंने अपना कोई एसेट बेचना है तो मैं मार्केट में जाऊंगी और उसके बदले जितने पैसे मुझे मिलेंगे तो वो मेरे उस एसेट की क्या हुई? फेयर वैल्यू। अगर मैंने लायबिलिटी ट्रांसफर करनी है तो जितने पैसे फिर वो बंदा लेगा मुझसे तो वो क्या हुई? उस लायबिलिटी की फेयर वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने मुतहर से कहा कि कर्जा बनता है 5 लाख का। मुतहर ने कहा नहीं मैम ऐसा तो नहीं हो सकता, माजरत 5 लाख क्या, मैं क्या आप कोई बोले तो कुछ भी कहने चले, बस अब क्या बोलूं। तो फिर अब उसके बाद मुतहर ने कहा देखिए मैम ऐसा नहीं होता, मालिक आप टीचर है लेकिन ये कर्जों वाला मामूल नहीं चलेगा बस आप। तो मुतहर ने मुझसे कितने पैसे डिमांड की है? 6 लाख। ऐसा है ये 1 लाख उसने एक्स्ट्रा किसके लिए? लायबिलिटी लेने के लिए, अपने जिम्मे पर। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि लायबिलिटी की फेयर वैल्यू बताओ तो मैं उसे क्या बोलूं? 6 लाख। ऐसा है। अब जरा इस डेफिनेशन को पढ़े, पहली लाइन। फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट। एक एसेट को बेच के जो पैसा मिलेगा, और पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी। पेड कौन पे करेगा? लायबिलिटी ट्रांसफर करने के लिए मैं या मुतहर पे करेगा? मैं पे करूंगी ना। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी लायबिलिटी इसके सर पे थोपनी है। तो अब मैंने अपनी लायबिलिटी को ट्रांसफर करनी है, तो लायबिलिटी की जितने मैं पैसे उसको अदा करूंगी 6 लाख, तो मेरी लायबिलिटी कोई मुझसे फेयर वैल्यू पूछे तो मैं क्या बोलूंगी? कितनी है? 6 लाख। और अगर मैं घर बेच रही हूँ और घर बेच के मुझे 10 करोड़ मिल रहे हैं, तो अगर कोई मुझसे पूछे कि आपके घर की फेयर वैल्यू कितनी है तो मैं क्या बताऊंगी? 10 करोड़। वो लायबिलिटी जो मुझ
मुझ पर है, अगर कोई उसकी फेयर वैल्यू मुझसे पूछे तो 6 लाख। क्लियर? हाँ, वो मैंने 5 साल के लिए बैंक से दिया, ठीक है। 3 साल तो मैंने उसे इंटरेस्ट भी दिया, ठीक है, बाकायदा सही रेगुलर। लेकिन मैं थक गई, मैंने कहा यार बस अब ये बोझ नहीं उठाया जाता। मैंने कहा मैं काम करती हूँ, मैं किसी और बंदे को ये लाइबिलिटी ट्रांसफर कर देती हूँ। अब उसके बाद काम किसका होगा? मुताहिर का हो जाएगा। मैम आपको 6 लाख एग्जैक्टली। हालांकि पैसे कितने बनते थे लाइबिलिटी के? 5 लाख, लेकिन मैंने उसे कितने पैसे देने हैं? 6। 1 लाख एक्स्ट्रा मैं क्यों दूंगी? मैम आप बैंक को लेके मतलब ना करें। नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत से लोगों के बहुत से मसले मसाइल होते हैं, या आप चाहते हैं कि जो मुझ पे कर्जा है वो जल्दी खत्म हो जाए। अब जैसे आपने बैंक से कॉन्ट्रैक्ट कितने साल किया है? 5 साल का किया ना। आप चाहते हैं कि मैं इस कर्जे से अपनी जान छुड़ा लूं, मैं इसको और मजीद नहीं लेके जा सकता। आप समझो आप बीमार हैं, कुछ भी हैं, तो अब आपने मुतहिर को अपनी लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दी। मैम आप बैंक को सीधे लेके 5 लाख कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो आप उससे पहले नहीं कर सकते, बैंक से पहले नहीं कर सकते, वो आप आगे पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की। कुछ लाइबिलिटी ऐसी होती है, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बैंक का लोन बोला है ना, लेकिन कुछ अभी आप पढ़ेंगे लाइबिलिटी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स चैप्टर में, जहां पर आप टाइम से पहले नहीं पे कर सकते, वहां पर फिर आपको ये चीज आप किसी को दे के एग्जैक्टली बस। तो अब आप लाइबिलिटी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि आप एक एसेट को ट्रांसफर कर सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन अब आप पढ़ेंगे आप लाइबिलिटी को भी बेचेंगे। आपने IAS 16 रिवैल्यूएशन में पढ़ा था कि एक IAS 16 PPE की फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू, रीवैल्यूड अमाउंट। अब आप लाइबिलिटी की भी फेयर वैल्यू से पढ़ना शुरू करें, लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू। और अगर आपने फेयर वैल्यू मालूम करनी है, आज आप खड़े हैं, आज समझें, आज आपके पास डेट है 31 दिसंबर 2024, ये आप खड़े हैं, इसे कहते हैं मेजरमेंट डेट। आज जिस दिन खड़े होते हैं इसे क्या बोलते हैं? मेजरमेंट डेट। आप आज के दिन खड़े हैं, 2 मिनट, आप आज के दिन खड़े हैं, ये मेजरमेंट डेट है। मैंने इस डेट पर एसेट की फेयर वैल्यू मालूम करनी है, मैंने इस डेट पर लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू मालूम करनी है, तो मैं इस दिन मार्केट में जाऊंगी और अपनी लाइबिलिटी और एसेट की कीमत लगाऊंगी। तो गोलियां नहीं होती हैं लेकिन किन बंदों से लगवाऊंगी पैसों की कीमत? ये एसेट और लाइबिलिटी की कीमत मैं किन से लगवाऊंगी? अनाड़ी बंदे से, जिसे किसी चीज का पता ही नहीं है। किसके पास जाऊंगी? एक्सपर्ट के पास, जो उस चीज में डील कर रहा होता है। अगर मेरा फर्नीचर है तो मैं उस फर्नीचर की कीमत लगवाने के लिए, फेयर वैल्यू लगवाने के लिए 31 दिसंबर को किसके पास जाऊंगी? फर्नीचर वाले के पास जाऊंगी, जो रोजाना फर्नीचर बेचता है, खरीदता है, बेचता है, खरीदता है। और अगर मैंने किसी लाइबिलिटी की कीमत लगवानी है तो मैं फिर किसके पास जाऊंगी? ऐसे बंदे के पास जाऊंगी जो रोजाना की बेसिस पे लाइबिलिटी ले रहा होता है। जैसे आप सोचिए मुकद्दर का काम है, वो क्या करता है, उसका एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, होते हैं ऐसे जो क्या करते हैं, जो कहते हैं सर आए अपनी लाइबिलिटी हमें दे दें, लेकिन उसके बदले हम एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो अब एक बंदा है जो कभी लाइबिलिटी ट्रांसफर लेता ही नहीं है, तो क्या मैं उसके पास जाऊंगी या ऐसे बंदे के पास जाऊंगी जो कि डेली लोगों से ट्रांसफर लाइबिलिटी कर रहा हो? ऐसे बंदे के पास जाऊंगी ना जो डेली बेसिस पर इस चीज पे डील करता है। मैंने मोबाइल फोन बेचना है तो मैं प्लाजा में जाऊंगी, मोबाइल फोन के प्लाजा में, वहां पर हजारों लोग होते हैं, वो मुझे ज्यादा अच्छा आइडिया दे सकते हैं कि आपकी इस मोबाइल की फोन की कीमत कितनी। क्यों? उन्हें ज्यादा नो हाउ होता है उस चीज। जब एक बंदे चीज में डील करता है ना तो उसे उसके प्रोज एंड कॉन्स पता होते हैं कि उसके प्लस पॉइंट्स कौन से हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स कौन से हैं, और सबको माइंड में रखते हुए वो उस चीज की कीमत लगा रहा होता है। जैसे मेरा एक घर था, कॉर्नर में तो है, लेकिन आप समझ रहे हैं वो ऐसी जगह पर है जहां पर थोड़ी सी बारिश होती है, सारा पानी अगर घर में आ जाता है, तो क्या उसकी कीमत तब भी 10 करोड़ होगी? नहीं ना, उसकी कीमत उससे जरा कम होगी, 5 करोड़ होगी। और ये मैंने कीमत किससे लगाई है? ऐसे बंदे से जो रोजाना की बेसिस पर इस एरिया में चीजें घर बेच रहा होता है, खरीद रहा होता है। उसे पता है कि भाई साहब ये जो घर है यहाँ पर ये मसला है, बल्कि इस एरिया में जब भी बारिश होती है तो पानी अंदर घरों में आ जाता है। तो ऐसे बंदे के पास मैं गई हूँ जिसे इस घर की अच्छी चीजें भी पता है और इस घर की बुरी चीजें भी पता है, तो वो मुझे ज्यादा बेहतर आइडिया दे सकता है। अब मैंने समझे लाहौर का घर है, मेरा लाहौर में घर है, उसकी कीमत लगवाने के लिए मैं कराची चली गई हूँ, तो क्या कराची के बंदे को पता होगा उस एरिया के बारे में? उसने कीमत लगाई 15 करोड़। आप गए उस बंदे के पास जो अपने लाहौर के था, तुम क्या
इंसान हो, तुमने कोई कीमत लगाई है, तुम तो मुझे कह रहे थे 5 करोड़ का, वो सामने कराची वाले बंदे तो 15 करोड़ कीमत लगा दी, तो वो बोलेगा भाई साहब ना तो उसको उस घर के पॉजिटिव पॉइंट्स पता है ना नेगेटिव पॉइंट्स पता है। तो इसीलिए मैं तो यहाँ का एरिया का बड़ा बंदा हूँ, मैं तो इन चीज़ों में रोजाना डील कर रहा होता हूँ, तो मुझे इस घर के नेगेटिव पॉइंट्स भी पता है, पॉजिटिव भी पता है। अब जिस बंदे को आप बेचेंगे ना 15 करोड़ पे, पहली चीज तो वो लेने को तैयार नहीं होगा, तो कराची वाले बंदे को क्या पता। इसीलिए आपको हमेशा जब आपने किसी चीज की कीमत लगवानी है तो आप किसके पास जाएंगे, ऐसे बंदे के पास जाएंगे जो कि रोजाना ऐसी ही चीजों में डील कर रहा होता है। सेल परचेज वो आपको ज्यादा अच्छा आइडिया देता है, क्योंकि उसे उस चीज की नेगेटिव पॉइंट्स पता होते हैं और पॉजिटिव पॉइंट्स भी पता होते हैं। ऐसे लोग जिनको नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज का नो हाउ होता है, उसे कहते हैं हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स। उसे क्या बोलते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स। तो ये आपकी फेयर वैल्यू की डेफिनेशन में लिखी हुई है कि फेयर वैल्यू is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date। तो हो गई पूरी डेफिनेशन क्लियर। तो अब मैंने इस डेफिनेशन को मेजरमेंट डेट आपको बता दिया, जिस दिन खड़े हैं वो आपके पास क्या होगी, मेजरमेंट डेट। मैं कहती हूँ आज मैंने कीमत लगवानी है, तो मेरे लिए क्या हो गई मेजरमेंट डेट, आज की वैल्यू क्लियर। आज क्या है 23 सितंबर, तो मेरे लिए मेजरमेंट डेट क्या हुई आज, क्योंकि मैं आज जाके पता करवाना चाहती हूँ। मार्केट पार्टिसिपेंट से क्या मतलब होता है, वो बंदा जो रोजाना की बेसिस में इन चीजों में डील कर रहा होता है, तो उसको ज्यादा आइडिया होता है इन चीजों का। और मैंने एसेट बेचा, बेच के जितने मुझे पैसे मिलेंगे वो फेयर वैल्यू, मैंने लायबिलिटी ट्रांसफर करनी है तो मुझे जितना पैसा अदा करना पड़ेगा वो क्या होगी, फेयर वैल्यू। एक चीज अगर आप नोट करें फेयर वैल्यू, एसेट के लिए वर्ड रिसीव हुआ है रिसीव्ड का, और लायबिलिटी के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है, पेड। ऐसा है, जब आप एसेट को बेचते हैं तो आपको क्या पैसा मिलता है, जब आप लायबिलिटी को बेचते हैं ट्रांसफर करते हैं तो आपको उनका कैश पे करना पड़ता है। कि कर्जा कोई भी आपसे अल्लाह वास्ते नहीं लेता, वो बोलता है पैसे निकाले फिर कर्जा लूंगा, आपको बोझ मैं क्यों लूंगा, फिर कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो फेयर वैल्यू। मेरे पास स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज इस्लामाबाद बड़ी हैवी एरिया में ऐसा है, एक है कराची स्टॉक एक्सचेंज, एक है लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, एक है इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज। अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स के बारे में डिटेल एनालिसिस करना है, उसकी वैल्यू के बारे में जानना है, तो मैं किस पे जाऊँ, किस मार्केट में जाके उस कंपनी के बारे में पूछूँ, कराची में एक्सचेंज में, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज में या इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज में। कराची स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि वहां पर डेली बेसिस पर हजारों की डीलिंग हो रही होती है। इस्लामाबाद छोटा सा एरिया है, लाहौर कराची से छोटा है, जबकि कराची अच्छा खासा बड़ा सिटी है, वहां पर हजारों लोग दिमाग के शेयर्स ले रहे होते हैं। इस्लामाबाद भी लेते हैं लेकिन उतने नहीं जितने कराची में, लाहौर भी लोग लेते हैं शेयर्स को लेकिन उतने नहीं जितने के कराची स्टॉक एक्सचेंज में। तो अगर मैंने किसी शेयर्स के बारे में जानना है, किसी कंपनी के शेयर्स के बारे में जानना है, तो मैं किस स्टॉक एक्सचेंज की तरफ जाऊंगी, कराची स्टॉक एक्सचेंज की तरफ जाऊंगी। बकरी की एग्जांपल लेंगे, जो आप कुर्बानी के लिए बकरा लेते हैं तो आप कहते हैं मंडी जाओ, मंडी क्यों, मंडी का रास्ता आप क्यों इख्तियार करते हैं, वहां पर हजारों में जानवर होते हैं, वहां पर दिन में 1000 बार जानवर बिक रहे होते हैं। तो अगर आपके पास आपने घर में 2 साल तक एक बकरा पाला, अगर आपने उसकी कीमत लगवानी है तो आप किसी ऐसी जगह पर जाओगे जहाँ पर छोटी सी जगह बनी हुई है, लोग बेच रहे हैं, या मंडी में जाके बेचोगे, मंडी में जाके बेचोगे क्यों, क्योंकि वो आपकी बकरे की कीमत ज्यादा अच्छा वो लगा सकते। क्लियर, ये फेयर वैल्यू थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया है, ये थोड़ा सा आइडिया फेयर वैल्यू, उसका पूरा एक स्टैंडर्ड है जो मैं आपको जब एग्रीकल्चर करवाऊंगी तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि जी अगर आपने गाय की कीमत लगानी है किस मंडी में जाना पड़ेगा, आपने अगर बकरे की कीमत लगानी है किस मंडी में जाना पड़ेगा, पौधों की कीमत लगानी किस मंडी में जाना पड़ेगा। मंडी तो है नहीं प्लांट से लिए, लेकिन मार्केट बोलते हैं उसको, उर्दू में कभी होती है मंडी होगी मार्केट। तो ये मैं आपको फिर फेयर वैल्यू वहाँ पर और ज़्यादा डिटेल में बताऊँगी, अभी फिलहाल इतना काफ़ी है। वैसे फेयर वैल्यू आपकी फाइनेंस आएगी, अफोर्डेबल लेवल पे नहीं आती है, कैश लेवल पे आपसे नहीं पूछता कि फेयर वैल्यू पर एक अच्छा खासा लेंथी स्टैंडर्ड है जो आपका अभी एप्लीकेबल नहीं होगा।
बस आपको ये लाइन, ये डिफिनेशन याद होनी चाहिए, वेयर वैल्यू है, बस ये लाइन। डिटेल आपकी फाइनेंस में टेस्टिंग होगी, तो इसलिए बताना है फिर बेवकूफ़ी है। फिर इसमें बहुत सारी फेयर वैल्यू में चीज़ें आती हैं, एडवर्टिशियस मार्केट, एक्टिव मार्केट, और फिर और बहुत सारे होते हैं, तो वो आपका भी फिलहाल काम नहीं है। जो चीज़ फिर आपकी टेस्टिंग नहीं होगी, तो इतने डिटेल में जाना फिर बेवकूफ़ी। बस फेयर वैल्यू कितना आपको बताऊँ। हाँ जी, किधर थे आप दोनों?